नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में कि थियोसॉफिकल जो सोसाइटी थी क्या थी, कब इसकी स्थापना हुई और इंग्लैंड में कब हुई और भारत में कब हुई और कैसे कैसे इसका प्रचार हुआ और कौन कौन से जो लोग थे इससे जुड़े थे। तो शुरू करते हैं हम। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और इसमें से सवाल अधिकतर बनते हैं, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले अगर थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करें तो सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई वह देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसकी स्थापना जो हुई थी 1875 ईस्वी में हुई थी। और स्थापना की तो इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक की अगर बात करें तो दोस्तों इसमें एक रूसी महिला, ये ध्यान रखना कि ये महिला जो थी रूस की थी, रूसी महिला, जिनका नाम था हेलेना पेट्रोना ब्लाटवस्की। और ज़्यादातर जो हमें जो नाम मिलता है ब्लाटवस्की का नाम मिलता है। इसके अलावा एक और व्यक्ति जो है जो इससे जुड़े थे, संस्थापक थे, उनका नाम है कर्नल हेनरी स्टील ऑलकॉट, कहीं कहीं नाम अर्काट भी मिलता है। तो दोस्तों, हमने देखा इसकी स्थापना जो हुई 1875 ईस्वी में हुई। पूछा जाता है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई और खासकर इसके संस्थापक को लेकर सवाल बनते हैं, तो हमें उसका नाम याद रखना। ब्लाटवस्की, कहीं कहीं ये दोनों दे रखे रहते हैं, और ऑलकॉट। और ये जो महिला थी ये रूसी महिला थी। अब हम देखते हैं इसके जो भारत में प्रवेश कब हुआ और भारत में जो इसके मुख्यालय कौन से थे उनके बारे में हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों, इसका भारत में प्रवेश हुआ था 1879 ईस्वी में। 1879 ईस्वी में भारत में प्रवेश, और प्रवेश होने के बाद यहाँ भारत में जो इसका मुख्यालय बना था वह बम्बई में बना था। बम्बई को मुख्यालय बनाया। ठीक है दोस्तों, बम्बई को इन्होंने, इसका थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो मुख्यालय बना था बम्बई में। लेकिन आगे चलकर 1882 में मद्रास के निकट एक जगह है, उसका नाम है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, कई बार पूछा जाता है, अडियार। तो यहाँ पर अडियार में इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बना। कई बार दोस्तों ये सवाल पूछा जा चुका है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ पर है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अडियार। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है ये, अडियार याद रखिएगा। अब हम देखते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में और कुछ प्रमुख बातें। तो दोस्तों, जो इस थियोसॉफिकल है इसके दो अर्थ जो है, ये दो शब्दों से मिलकर बना, थियोस और फिलोसॉफी। दो दो शब्दों से मिलकर बना। इसका मतलब होता है ईश्वरीय और फिलोसॉफी का मतलब होता है ज्ञान, यानी ईश्वरीय ज्ञान। अब हम देखते हैं इसके प्रतीक के बारे में कि इस जो सोसाइटी थी इसका क्या प्रतीक चिन्ह था या क्या प्रतीक था। तो इसका प्रतीक था दोस्तों सर्प फण में, सर्प यानी सांप के फण में, सर्प फण में लिपटा त्रिशूल, सर्प फण में लिपटा त्रिशूल और ओम, जो ओम की आकृति रहती है, ओम होता है, ओम के साथ
ये ओम, ओम के साथ जो है शीर्ष पर यानी सबसे ऊपर स्वास्तिक, यानी इसका प्रतीक चिन्ह है सर्पण में लिपटा त्रिशूल और ओम के साथ शीर्ष पर स्वास्तिक। अब हम इसका नारा देखते हैं। इसका नारा क्या था? तो दोस्तों इसका नारा था सत्य से श्रेष्ठ, सत्य से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं। यह इसका नारा था कि सत्य से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं, पूछा जा सकता है। और इसका नारा कह लो या इसको हम इसका आदर्श वाक्य भी कहते हैं। इसका आदर्श वाक्य ये था, सत्य से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं। अब हम देखते हैं इसके उद्देश्य के बारे में कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के क्या क्या उद्देश्य थे, किन उद्देश्यों को लेकर इन्होंने क्या कार्य किया था। तो इसके देखते हैं उद्देश्य। तो अगर दोस्तों उद्देश्य की बात करें तो पहला है हिंदू धर्म में हिंदू धर्म की प्राचीन विरासत की रक्षा, यानी इसका उद्देश्य था हिंदू धर्म की प्राचीन विरासत की रक्षा व पुनरुद्धार। हिंदू धर्म की प्राचीन विरासत की रक्षा व पुनरुद्धार इसका उद्देश्य था। इसके अलावा मानव मानव में भेद खत्म करना, यह भी इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था, मानव मानव में भेद खत्म करना। इसके अलावा मानव व प्रकृति के संबंधों, मानव व प्रकृति के संबंधों की अनसुलझी, यानी जिसको सुलझा न पाए हो, अनसुलझे रहस्यों का अध्ययन, अनसुलझे रहस्यों का अध्ययन। इसके अलावा वही जो सब में कॉमन है, मूर्ति पूजा, सती प्रथा, पुनर्जन्म विरोध हो गया, और इनका विरोध तथा पुनर्जन्म, कर्मवाद। इसके अलावा ये जो थे सांख्य, जो कपिल का सांख्य है, उपनिषद, और जो उपनिषद है दोस्तों, उपनिषद का जो दर्शन है, दर्शन के अंतर्गत उपनिषद दर्शन का समर्थन, ये इन्होंने किया था, इनका उद्देश्य था। इसके अलावा बाल विवाह और जाति प्रथा, बाल विवाह हो गया, जाति प्रथा हो गया, इनका विरोध, बाल विवाह जाति प्रथा का विरोध। इसके अलावा इन्होंने जो है विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। तो दोस्तों हमने देखा इसके उद्देश्य हिंदू धर्म की प्राचीन विरासत की रक्षा और पुनरुद्धार, मानव मानव में भेद खत्म करना, मानव व प्रकृति के संबंधों की अनसुलझी रहस्यों का अध्ययन, मूर्ति पूजा, सती प्रथा और पुनर्जन्म, यानी इनका तो विरोध, और पुनर्जन्म, कर्मवाद और सांख्य और उपनिषद दर्शन का ये समर्थन करते थे, बाल विवाह जाति प्रथा का विरोध करते थे, और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करते थे। दोस्तों जो एनी बेसेंट थे, तो इसी में थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित एक महिला का नाम आता है दोस्तों, उनको देखते हैं। वह थी, जो हमने देखा, ये महत्वपूर्ण नाम आता है एनी बेसेंट। तो दोस्तों एनी बेसेंट के बारे में पहले देख लेते हैं इनका जन्म। इनका जन्म हुआ था 1847 में।
और इनकी मृत्यु जो हुई थी 1933 में। जन्म हुआ लंदन में और मृत्यु हुई इनकी अडियार, जो हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय था थियोसॉफिकल सोसाइटी का, तो यहाँ इनकी मृत्यु हुई। दोस्तों लंदन में इनकी शादी के बाद में, इनकी शादी जो हुई थी एवरेंड फ्रैंक से, एवरेंड फ्रैंक से इनका विवाह हुआ था, लेकिन ये लंदन से इनको छोड़ के और भारत आ गई थी। और भारत में आने से पहले ये जो है 1879-90 में लंदन में ही, लंदन यानी इंग्लैंड में, थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी। यानी इंग्लैंड में ही ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बन गई थी। और हमने इनके बारे में एक चीज़ और महत्वपूर्ण है कि जैसे यहाँ पर हम एनी बेसेंट के बारे में भी सब कुछ जान रहे हैं कि एनी बेसेंट के भी कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे, तो इन्होंने क्या किया, कुछ विशेषताएं थी इनके बारे में भी जिनसे सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा हमने देखा था कि जो स्वामी विवेकानंद, उन्होंने 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था शिकागो में। तो सितंबर 1893 में इन्होंने, एनी बेसेंट ने भी प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, यानी ये भी वहाँ गई थी। और 1893 में ही यह भारत आ गई, 1893 में भारत आ गई। और दोस्तों और देखते हैं इनके बारे में, एनी बेसेंट के बारे में है। इनके द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा नवयुवकों की शिक्षा, यानी शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया था। इसके प्रसार के लिए, नवयुवकों की शिक्षा प्रसार के लिए एक महत्वपूर्ण नाम आता है। 1898 में बनारस के राजा थे दोस्तों, उनका नाम था महाराजा प्रभु नारायण सिंह। ये दोस्तों बनारस के राजा थे। इनसे जमीन प्राप्त कर, इन्होंने जमीन ली, इनसे जमीन प्राप्त कर बनारस में ही सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज, बनारस में ही सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। और यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज दोस्तों 1916 में, यानी बनारस के राजा महाराजा प्रभु नारायण सिंह से ज़मीन प्राप्त करके बनारस में ही सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना कर रही थी एनी बेसेंट। अगर पूछा जाए कि बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किन्होंने की, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट। अब क्या हो रहा है इसके आगे, 1916 में, 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय, इन्हीं मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यह जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज है वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में BHU, यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। इंपॉर्टेंट सवाल है। आज जो हम BHU देख रहे हैं उसका पहले नाम सेंट्रल हिंदू कॉलेज था, जिसकी स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। लेकिन 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा इनके प्रयासों से इस सेंट्रल हिंदू कॉलेज का नाम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो गया। अब हम और देखते हैं दोस्तों, सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं।
1907 में एक घटना हो रही है। जो कर्नल अर्काट थे, इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु के बाद जो एनी बेसेंट है वह थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनती है। इसके अलावा 1916 में एनी बेसेंट द्वारा ही मद्रास में होम रूल आंदोलन पूछा जाता है कई बार। 1916 में शुरू हुआ था होम रूल आंदोलन। इसकी शुरुआत की थी एनी बेसेंट ने, और कहाँ की? मद्रास में। इसके अलावा 1917 यानी एक डेट आती है दोस्तों 7 मार्च 1917 को इन्होंने ब्रदर्स ऑफ सर्विस 1917 में इन्होंने ब्रदर्स ऑफ सर्विस नामक एक संस्था बनाई थी। पूछा जा सकता है ब्रदर्स ऑफ सर्विस नामक संस्था किन्होंने बनाई थी? तो एनी बेसेंट ने बनाई थी। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण डेट है दिसंबर 1917। इसके अंतर्गत ये कांग्रेस का जो सम्मेलन होता था दिसंबर 1917 में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ मद्रास में। यानी कांग्रेस की ये जो है इसी सम्मेलन में प्रथम महिला अध्यक्ष चुनी गई, प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। पूछा जाए कि जो अखिल भारतीय कांग्रेस है या कांग्रेस है उसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वह थी श्रीमती एनी बेसेंट। इन्होंने एक महत्वपूर्ण कार्य भी किया था 1920 और 22 में, जब असहयोग गांधी जी द्वारा चलाया गया था, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन, ये दोनों एक हो गए थे, तो इन्होंने जो है इनका विरोध किया। पूछा जा सकता है कि इन्होंने इसका विरोध किया, तो ये एनी बेसेंट ने इनका विरोध किया था। तो दोस्तों इन्होंने विरोध किया था। 1917 में इन्होंने प्रथम महिला अध्यक्ष बनी, लेकिन 1924 में ही यह एक अधिवेशन हुआ था 1924 में, बेलगांव अधिवेशन। तो यहाँ पर जो है यह सक्रिय राजनीति से बाहर हो गई, सक्रिय राजनीति से बाहर। इसके अलावा 1933 में इनकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु हुई इनके अडियार में, जहाँ मुख्यालय था वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। इनके बारे में और देख लेते हैं अगर सवाल जो कुछ इम्पोर्टेंट है। दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी के अंतर्गत ही हम इनको पढ़ते हैं। तो एनी बेसेंट जो थी वह भारत प्रेमी महिला थी। इसके अलावा समाज सुधारक थी। भारत प्रेमी महिला, समाज सुधारक, आध्यात्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। आध्यात्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, और इनकी जो थी भारतीय दर्शन में रुचि थी। भारतीय दर्शन में रुचि, आत्मा की अमरता में विश्वास करती थी। आत्मा की अमरता में विश्वास यानी पुनर्जन्म में ये विश्वास करती थी।
पुनर्जन्म में विश्वास। इसके अलावा पूछा जा सकता है इनकी जो विचारधारा थी, इनकी विचारधारा को देव विज्ञान, इनकी विचारधारा को देव विज्ञान कहा गया है। कुछ और बातें देखते हैं इनमें। यह जो थी बौद्ध दर्शन से, जो भारतीय बौद्ध दर्शन था, बौद्ध दर्शन से प्रभावित थी। इसके अलावा और देखते हैं, भारत सबसे इम्पोर्टेंट, भारतीय लोग इन्हें प्यार से माँ बसंती, यानी एनी बेसेंट नाम इतना आता नहीं था, तो लेकिन लोग इनको क्या करते, बेसेंट से इनका नाम बसंती बुलाने लग जाते थे। तो भारतीय लोग इन्हें प्यार से माँ बसंती कहते थे, तथा गांधी जी व अन्य बड़े नेता इन्हें बसंत देवी या बसंती देवी कहकर बुलाते थे। यानी एक तरह से इनकी उपाधि हो गई है बसंत देवी या बसंती देवी, इस नाम से इनको बुलाते थे। अब इनके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण देखते हैं। इनकी जो विचार हैं, इनकी जो किताबें हैं वह देखते हैं। इनकी किताबें कौन कौन सी है। तो इनकी किताबें दोस्तों, इनकी किताबें हैं डेथ एंड आफ्टर, यानी मृत्यु के बाद। इसके अलावा इनकी एक और किताब है इन द आउटर कोर्ट। इसके अलावा इनकी और किताब सम प्रॉब्लम इन माई लाइफ। ये इनकी कुछ प्रमुख किताबें हैं। इसके अलावा एक और प्रमुख किताब है इनकी हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम। तो दोस्तों देखा हमने इनकी कुछ प्रमुख किताबें, डेथ एंड आफ्टर, इन द आउटर कोर्ट, सम प्रॉब्लम इन माय लाइफ, हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम। अब इनके दो महत्वपूर्ण समाचार पत्र हैं, उनको देखते हैं। तो इनके दोस्तों इससे सवाल पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है ये, हमेशा पूछे जाते हैं। तो इनके दो प्रमुख समाचार पत्र हैं। तो कौन कौन से उनको देखते हैं। तो एक का नाम है न्यू इंडिया, और एक और समाचार पत्र है इनका कॉमनवेल्थ। ये दो इनके प्रमुख समाचार पत्र हैं, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। दोस्तों न्यू इंडिया जो था ये दैनिक था, और ये जो था कॉमनवेल्थ ये साप्ताहिक था। ये समाचार पत्र डेली निकलता था और ये वीकली निकलता था। और ये दोनों जो थे ये मद्रास से निकलते थे, यानी चेन्नई मद्रास से निकलते थे। तो दोस्तों हमने देखा थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में, एनी बेसेंट के बारे में। इनके दो प्रमुख समाचार पत्र थे, उनके बारे में, एनी बेसेंट ने क्या क्या कार्य किए इनके बारे में, कब सदस्य बनी, और थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है आरडीआर, उसके बारे में देखा। न्यू इंडिया पूछा जाता है कई बार, ये दैनिक समाचार पत्र है, और ये इनकी जो राइटर थी यह एनी बेसेंट थी। और कॉमनवेल्थ भी इन्हीं का समाचार पत्र है, जो कि साप्ताहिक आता था, और दोनों ही समाचार पत्र जो है वह मद्रास से निकाले जाते थे। तो दोस्तों
ये था थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।